नमस्कार, मैं विनीता संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी फेब और मार्च में साइंस एंड टेक के टॉपिक चर्चा में रहे हैं उन पर विस्तार पूर्वक यहां पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला टॉपिक देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा इनसैट 3DS, जो कि एक मौसम पूर्वानुमान उपग्रह है। इसे इसरो ने अभी लॉन्च करा। कब लॉन्च करा? तो 17 फेब 2024 को इसे लॉन्च किया गया। कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे लॉन्च किया गया है। इसका वित्त पोषण कौन कर रहा है? तो इसका वित्त पोषण हमारा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसे लेके जाने वाला प्रक्षेपण यान कौन सा था? तो GSLV F14। GSLV F14 इसे लेकर गया। कहाँ तक लेके गया? इसके गंतव्य स्थान तक इसे लेके गया। अब देखिए ये कैसे लेके गया। सबसे पहले इसने क्या करा कि इस उपग्रह को लेकर गया आपके जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में। उसके बाद इसे लेके गया जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में, जिसे हम कहते हैं भू स्थिर कक्षा। यहाँ पर इसे लेकर के गया। अब ये करेगा क्या? ये उपग्रह वहाँ पर जाकर जो हमारे मौसम से संबंधित जो भी जानकारियां हैं उन्हें देने में मदद करेगा। किन की मदद करेगा? तो जो पहले से ही दो उपग्रह हमारे हैं, जो हमारे हैं इनसैट 3D और इनसैट 3DR, इन दो उपग्रहों की मदद करेगा हमें सटीक जानकारी देने में मौसम से संबंधित। अब देखिए यहाँ जो पेलोड्स इस पे गए हैं, ये गया है हमारा एक इमेजर पेलोड गया है, एक साउंडर पेलोड गया है। ये दोनों पेलोड्स क्या करेंगे? पृथ्वी का अवलोकन करेंगे, साथ ही साथ जो हमारा महासागर है और उसका जो पर्यावरण है उसका भी ये अवलोकन करेंगे। अब तीसरा हमारा गया है डेटा रिले ट्रांसपोंडर। डेटा रिले ट्रांसपोंडर क्या करेगा कि जो भी डेटा है, जो भी डेटा हमारा इमेज के माध्यम से या साउंड के माध्यम से होगा, उसे कलेक्ट करेगा, उसका संग्रह करेगा और उसका प्रसार करेगा। चौथा हमारा है SASR ट्रांसपोंडर। ये क्या करेगा? ये जो हमारी उपग्रह के द्वारा जो भी खोज की गई है, जो भी बचाव कार्य किया जा रहा है, उसमें मदद करेगा। ये था हमारा पूरा इनसैट 3DS उपग्रह के बारे में। इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि इनसैट 3DS एक मौसम पूर्वानुमान उपग्रह है। दूसरा कथन आपसे कह रहा है कि इसे श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। नीचे यहाँ आपसे पूछ रहा है कि कौन से कथन सही हैं। इसे आप जरूर मार्क कर लिया कीजिए। कभी कभी यहाँ लिखा होता है सही नहीं है, तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो क्या पूछा है? सही है। पहला कथन हमारा सही है, दूसरा भी सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हमारा आंसर हो जाएगा। अपना अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा युवा विज्ञानी कार्यक्रम। ये इसरो द्वारा चलाया गया एक कार्यक्रम है जो स्कूल के बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए चलाया गया है। इस कार्यक्रम को युविका भी कहते हैं। इस कार्यक्रम को युविका भी कहा जाता है। अब किया क्या जा रहा है इसमें? स्कूली बच्चों को हमारे अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित, इसकी प्रौद्योगिकियों से संबंधित और इसमें जो अनुप्रयोग किए जाते हैं या जो खोजें की जाती हैं उनसे संबंधित सारी जानकारी बच्चों को दी जाएगी। अब उससे होगा क्या कि बच्चे अपना कैरियर जो साइंस और प्रौद्योगिकी, देखिए साइंस, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, मैथ, यानी कि जिसे कहा जाता है शॉर्ट में स्टेम के क्षेत्र में अपना करियर बनाने पे फोकस करेंगे, उन पे अनुप्रयोग करेंगे, यानी कि रिसर्च करना शुरू करेंगे। इन सभी क्षेत्रों में वो अनुप्रयोग करना शुरू करेंगे, रिसर्च करना शुरू करेंगे। अभी तक स्टूडेंट्स का क्या होता है कि वो पढ़ते हैं, एक किताबी नॉलेज लेते हैं, लेकिन यहाँ क्या किया जाएगा? उन्हें किताबी नॉलेज के साथ साथ उन्हें प्रैक्टिकल के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से सारी चीज़ें बताई जाएंगी अंतरिक्ष के बारे में। और बच्चे यहाँ से क्या कर सकते हैं कि जो हमारे इसरो के साइंटिस्ट हैं उनसे भी बात कर सकते हैं, उनसे भी सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। वो उन्हें पूरी हेल्प करेंगे ताकि वो अपना इस फील्ड में अपना कैरियर बना सकें। और इसके लिए कौन कौन से बच्चे पंजीकरण कर सकेंगे? जो बच्चे कक्षा 9 में या तो पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, यानी कि कक्षा 9 या उससे ऊपर की कक्षा वाले जो बच्चे होंगे वो यहाँ पर अपना पंजीकरण करवा सकेंगे। चलिए इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपसे कह रहा है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्कूली बच्चों के लिए युवा विज्ञानी कार्यक्रम नामक एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। तो ये कथन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि मौसम विभाग नहीं, कौन कर रहा है? इसरो कर रहा है। दूसरा आपसे पूछ रहा है कि इसका उद्देश्य युवा छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान,
अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष के अनुप्रयोगों पर बुनियादी ज्ञान प्रदान करना है, यानी कि बेसिक नॉलेज इनके बारे में इन्हें हो जाए। ये हमारा जो इसरो है ऐसा चाहता है, तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा आपसे कह रहा है कि भारत में कक्षा 5 में पढ़ने वाले छात्रों के लिए इस कार्यक्रम में आवेदन के पात्र होंगे। अब देखिए कक्षा 5 नहीं, मैंने क्या बताया आपको कि कक्षा 9 या उससे ऊपर की कक्षा के जो भी स्टूडेंट होंगे वो यहाँ पर अपना आवेदन पत्र दे सकते हैं। तो हमारे से नीचे पूछा क्या है कि कौन से कथन सही हैं, तो सिर्फ दूसरा कथन हमारा सही है, सिर्फ एक कथन सही है, तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अपना अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या कहता है, अगला टॉपिक है हमारा रोडामाइन बी। रोडामाइन बी क्या है, ये एक कृत्रिम जो कलरिंग एजेंट होता है वो होता है और ये हमारे ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो हुआ क्या है, तमिलनाडु में कॉटन कैंडी की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। क्यों प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि जब इस कॉटन कैंडी के सैंपल्स लिए गए तो उन सैंपल्स का जब निरीक्षण किया गया तो क्या पता लगा कि इसमें रोडामाइन बी का प्रयोग किया गया है। किसके लिए, कलरिंग के लिए, उसको कलर करने के लिए किसका उपयोग किया गया है, रोडामाइन का उपयोग किया गया है। और इस रोडामाइन को जो हमारा फसई ने इसके उपयोग पे प्रतिबंध अभी लगा दिया है। तो चलिए देख लेते हैं कि रोडामाइन बी होता क्या है। ये एक प्रकार का कार्बनिक क्लोराइड साल्ट होता है और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, हमारा पेपर हुआ, कपड़े हुए या जो चमड़ा हुआ, और साथ ही साथ जो पेंट उद्योग होता है, पेंट उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसके लिए, उसे आर्टिफिशियल रूप से कलर देने के लिए। मान लीजिए आप घर पे कभी कभी क्या होता है, हम वाइट कलर का पेंट ले आते हैं और कलरिंग वाली ट्यूब्स ले आते हैं और उसे मिक्स करके हम अलग अलग कलर्स बना लेते हैं। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर हमारा किसका यूज़ किया जा रहा है, रोडामाइन बी का हमारा उपयोग किया जा रहा है। अब यहाँ आपको बता रहा है कि इससे होता क्या है, मानव के स्वास्थ्य पर क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। तो यहाँ आपको बता रहा है पेट भरा भरा लगने लगता है, ठीक है, खुजली और सांस लेने में समस्या होती है। ये जो 2 कारण है, ये जैसे ही आप रोडामाइन को सेवन करेंगे आपकी बॉडी में हो जाएगा, ये आपको तत्कालीन कारण है, यानी कि तत्कालीन ये चीज़ें आपको पता लगने लगेंगी, ये प्रॉब्लम्स आपको होने लगेंगी। आगे आपका लिवर में विकार और आंत में कैंसर और जो किडनी पे इफेक्ट डालता है, ये हमारे क्या है, दीर्घकालिक कारण है। ये जो है लंबे टाइम बाद आपको ये इफेक्ट दिखने शुरू होंगे। चलिए इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपसे कह रहा है कि कॉटन कैंडी में रोडामाइन बी के उपयोग के कारण तमिलनाडु में इसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो ये कथन हमारा सही है। दूसरा कह रहा है रोडामाइन बी एक प्रकार का कार्बनिक क्लोराइड सॉल्ट है, ये भी हमारा सही है। तीसरा कह रहा है कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो वस्त्र, पेपर, चमड़ा और पेंट उद्योग में डाई के रूप में, यानी कि कृत्रिम रूप से उसे कलर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर तीनों ही कथन हमारे सही हैं। आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछा क्या है कि कौन कौन से कथन सही हैं। अपना अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक क्या कहता है, अगला टॉपिक हमारा एक बीमारी से संबंधित है। अब ये बीमारी कौन सी है, कालाजार। इसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। अभी हुआ क्या है कि भारत ने इसके उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्ति के लिए बहुत नज़दीक पहुंच गया है, यानी कि अब भारत में कालाजार के केसेस बहुत कम हो गए हैं। कहा क्या जा रहा है कि 10,000 पे 1 से भी कम जो है केसेस हैं। अभी 2023 में जो गणना की गई है, जो आंकड़े सामने निकल कर आए हैं, उससे ये पता चलता है कि भारत में 10,000 लोगों में 1 से भी कम केस है कालाजार का। चलिए आगे देख लेते हैं कि कालाजार होता क्या है। इसे ब्लैक फीवर कहा जाता है और ये किसके कारण से होता है, ये एक प्रोटोजोआ जनित रोग है और जो सैंड फ्लाई होती हैं वो इसे फैलाने का काम करती हैं, वो इसके संक्रमण का कार्य करती हैं। इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, अनियमित बुखार, वजन का घटना या लिवर का बढ़ना, एनीमिया, ये सारे इसके कारण होते हैं। अब ये भारत में किन किन जगहों पे सबसे ज़्यादा संक्रमण है इसका, हमारा बिहार हुआ, झारखंड हुआ, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, इन 4 जगहों पे सबसे ज़्यादा संक्रमण है। अगर बात करें हम विश्व की, तो विश्व में सबसे ज़्यादा संक्रमण कहाँ कहाँ पर है, तो ब्राज़ील है, पूर्वी अफ्रीका और साथ ही साथ भारत, ये 3 देश ऐसे हैं जहां पर सबसे ज़्यादा कालाजार के केसेस पाए जाते हैं। अब इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कालाजार ब्लैक फीवर के रूप में भी जाना जाता है, ये सही है। दूसरा कह रहा है इसका संक्रमण मादा फ्लेबोटोमाइन सैंड फ्लाई मक्खी से फैलता है, ये। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, कौन से कथन सही नहीं है, ये दोनों ही कथन हमारे सही हैं।
तो यहाँ क्या हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो, यानी कि डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अपना अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक क्या है, उपग्रह आधारित टोल संग्रहण प्रणाली। देखिए किया क्या जा रहा है, भारत अभी क्या चाह रहा है कि जो हमारा टोल कलेक्ट होता है वो उपग्रह से यानी कि सैटेलाइट के माध्यम से कलेक्ट होने लगे। अभी क्या होता है, अभी हम किसका यूज़ करते हैं, फास्ट टैग, है ना। फास्ट टैग एक प्रणाली है जिसका यूज़ किया जाता है। आपकी गाड़ी के ऊपर एक चिप लगा दी जाती है, जब आप टोल पे जाते हैं तो क्या होता है, वो चिप के माध्यम से आपकी गाड़ी को उसको रीड किया जाता है, चिप को रीड किया जाता है। फिर वहाँ पे जो गेट लगा होता है, बैरिगेट्स लगे होते हैं, वो खुल जाते हैं और आपका टोल कट जाता है। अभी क्या है, एक निर्धारित टोल है। अगर आप किसी नेशनल हाईवे पे जा रहे हैं तो उसका टोल निर्धारित है कि 80 रुपये है या कहीं पे 200 रुपये है, जो भी है प्री निर्धारित है, प्री डिफाइंड है कि आपको इतना टोल देना होगा। लेकिन इस प्रणाली से होगा क्या, आप उस नेशनल हाईवे पे जितनी दूरी तक चलेंगे, जितनी दूरी तक उसे यूज़ करेंगे, उसके आधार पर आपका टोल टैक्स कटेगा। और इसके लिए होगा क्या, जो हमारे टोल बने हुए हैं ना, टोल प्लाज़ा, उनकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए अभी किया क्या है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पर आधारित एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रणाली का पायलट टेस्ट किया है। जैसा मैंने आपको बताया, इससे होगा क्या कि हमारा जो टोल प्लाजा है उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये क्या करेगा, जो फास्ट टैग के साथ एक अतिरिक्त सुविधा के रूप में लागू किया जाएगा। फास्ट टैग हमारा कब लागू हुआ था, 2021 से क्या किया गया है, फास्ट टैग को कंपलसरी कर दिया गया है। फास्ट टैग आपकी गाड़ी पे होना ज़रूरी है। अब देखिए ये प्रणाली क्या करेगी, देखो यहाँ क्या बताया है कि ये प्रणाली किसी भी जो वाहन है, वाहन की क्या, क्योंकि हम कर क्या रहे हैं, हम नेशनल हाईवे की दूरी के हिसाब से टोल काट रहे हैं ना, कि कितनी दूर वो इंसान चला उसके हिसाब से टोल काटेंगे। तो हमें क्या चाहिएगा, सबसे पहले हम उस वाहन को ट्रैक कर सकें, ऐसी कोई प्रणाली चाहिएगी। तो ये क्या करेगा कि उसकी स्थिति को ट्रैक करेगा और साथ ही साथ तय की गई दूरी के आधार पर टोल एकत्रित करने के लिए क्या करेगा, उपग्रह आधारित इमेजिंग का उपयोग करेगा। अब इसमें किया जाएगा, ये जो सारी गणना हो रही है ये किसके माध्यम से होगी, मतलब कि जो दूरी तय करके जो टोल की गणना की जा रही है किससे माध्यम से होगी, GNSS आधारित डिवाइस लगाया जाएगा जिसके माध्यम से ये गणना की जाएगी। अब एक चीज और है कि ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर लगाया जाएगा, जो कैमरों से क्या करेगा, कैमरों को वाहन की नंबर प्लेट को पहचानने में और उसका जो टोल टैक्स काटने में मदद करेगा। चलिए इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या कहता है, उपग्रह आधारित टोल संग्रह प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपसे कह रहा है, इसमें किसी वाहन की स्थिति ट्रैक करने और तय की गई दूरी के आधार पर टोल एकत्र करने के लिए उपग्रह आधारित इमेजिंग का उपयोग किया जाता है। ये कथन हमारा सही हो जाएगा। दूसरा, इसे फास्टैग के साथ एक अतिरिक्त सुविधा के रूप में लागू किया जाएगा, ये भी हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि अभी क्या है, हम फास्टैग को यूज़ कर रहे हैं तो क्या है, हम एकदम से चीज़ें चेंज नहीं कर सकते, धीरे धीरे करके आगे क्या होगा, एक आने वाला टाइम होगा जब हमारे सारे टोल प्लाजा खत्म हो जाएंगे, फास्टैग हट जाएगा और सिर्फ यही प्रणाली आगे कार्य करेगी। पर अभी हम एकदम से इसे नहीं करेंगे, फास्टैग के साथ ही इसे लागू किया जाएगा। अब यहाँ पूछ क्या रहा है, ये सही कौन कौन से कथन हमारे सही हैं, तो कौन से सही है, पहला और दूसरा दोनों ही सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हमारा आंसर हो जाएगा। अपना अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक है हमारा गर्भनी GA2। अब ये गर्भनी GA2 है क्या, ये भ्रूण की उम्र तय करने वाला एक स्वदेशी रूप से विकसित AI मॉडल है। इसमें इसे बनाया किस किस के द्वारा गया है, तो IIT मद्रास और साथ ही साथ हमारा ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट जो कि फरीदाबाद में है, इन दोनों के शोधकर्ताओं ने मिलकर इसको बनाया है। अब क्यों बनाया गया है ये, क्योंकि अभी तक जो भी हम यहाँ पर टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं भ्रूण की उम्र का पता लगाने के लिए, वो कहाँ से, पश्चिमी देशों में विकसित की गई है। और यहाँ की जलवायु और वहाँ की जलवायु में बहुत फ़र्क होता है, क्लाइमेट बहुत चेंज होता है, जिसकी वजह से जो भ्रूण की ग्रोथ होती है वो यहाँ के, जो भारत में भ्रूण की ग्रोथ होगी वो पश्चिमी देशों के भ्रूण की ग्रोथ से काफ़ी हद तक अलग होती है। जिसके लिए क्या किया गया है, हमने एक अपना स्वदेशी रूप से गर्भनी GA2 नाम का एक मॉडल विकसित करा है, जिसके माध्यम से होगा क्या, हम अपने भारत में भ्रूण की एक सटीक उम्र का पता लगा पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या क्या रही। जैव प्रौद्योगिकी विभाग की पहल गर्भी इन समूह से डेटा जो है वो उपयोग करेगा। आगे देख लेते हैं हम कि इसका कार्य क्या है। जैसा मैंने आपको बताया
कि सटीक उम्र का पता लगाना भ्रूण की, और दूसरा सटीक प्रसव की तिथि निर्धारित करना। अब देखो स्वदेशी मॉडल की जरूरत क्यों पड़ी। मैंने आपको बताया कि क्या जो हमारे पश्चिमी देश थे, अभी जो हम भ्रूण की उम्र पता लगाने के लिए किनका उपयोग कर रहे हैं, पश्चिमी देशों में विकसित मॉडल का प्रयोग कर रहे हैं। और जो भारत की आबादी में जो भ्रूण की वृद्धि होती है उसमें भिन्नता होती है पश्चिमी देशों के कंपैरिजन में। यहाँ की भ्रूण की वृद्धि अलग तरीके से होगी, वहाँ पे अलग होगी, क्योंकि जलवायु अलग है। तो ये चीज़ है। अब यहाँ क्या किया गया है, जो हमारा गर्भिणी GA2 है वो करेगा क्या, इस त्रुटि को, क्योंकि होगा क्या, जब हम बाहर के देशों की मॉडल को यहाँ पे यूज़ करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आएंगे, वो डिफरेंस बताएगा। इसीलिए क्या होता है, कई बार आपको जो प्रसव की डेट दी जाती है वो क्या होती है, या तो आगे हो जाती है या फिर पीछे हो जाती है, सेम डेट पे कभी भी आपका प्रसव नहीं होता। तो ये सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए एक हमें निर्धारित एक पर्टिकुलर डेट पता लग जाए, उन सब चीज़ों के लिए हमने क्या बनाया है, अपना एक मॉडल बनाया है। ये क्या करेगा, इन त्रुटियों को 3 गुना तक कम कर देगा। ये जो त्रुटियां अभी हो रही हैं इनको 3 गुना तक कम करने में मदद करेगा। चलिए आगे देखते हैं, इससे संबंधित प्रश्न हम जान लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है गर्भिणी GA2 क्या कर रहा है, ये भ्रूण की उम्र पता लगाने के लिए स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है, AI मॉडल है। ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है। तो दिल्ली के शोधकर्ताओं ने नहीं, IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने इसे विकसित करा है। अब तीसरा क्या कह रहा है, ये जैव प्रौद्योगिकी विभाग की पहल गर्भहीन इन के समूह का डेटा का उपयोग करेगा, यानी कि गर्भ इन का जो डेटा है उसका ये यूज करेगा। तो ये भी कथन हमारा सही है। अब यहाँ आपसे पूछ कर रहा है उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, यानी कि आपके कितने कथन जो है ऊपर से सही है। पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, लेकिन तीसरा सही है। तो कितने, केवल 2 कथन हमारे सही हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अपना अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक किससे संबंधित है, तो अगला टॉपिक हमारा याओंडे घोषणा पत्र से संबंधित है। अब ये हुआ क्या है कि जो हमारे अफ्रीकी देश हैं, आप सभी लोग देख रहे हैं कि अफ्रीका में मलेरिया का प्रकोप बहुत ज़्यादा है और मलेरिया बहुत व्यापक स्तर पर फैला हुआ है, जिसके लिए अभी यहाँ भारत से मेडिसिन्स भी भेजी गई थी। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है कि अफ्रीका देशों के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने मलेरिया से होने वाली मौतों को रोकने के लिए याओंडे घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। अब यहाँ पर हुआ क्या है कि एक कॉन्फ्रेंस के दौरान ये हस्ताक्षर किए गए हैं। इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किसने किया था, तो इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हमारा WHO प्लस कैमरून ने संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया था। और इस पर किया क्या गया कि अफ्रीका के 11 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। पूरे अफ्रीका के सभी देशों ने नहीं, सिर्फ 11 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। क्यों किए हैं, क्योंकि इन देशों में ही मलेरिया का संक्रमण सबसे ज़्यादा फैला हुआ है और मलेरिया के कारण सबसे ज़्यादा मृत्यु की जो आंकड़े आ रहे हैं वो भी इन 11 देशों से ही आ रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने इस पर साइन करा। घोषणा पत्र में प्रत्येक देश को अपने कुल बजट में, यानी कि जो यहाँ पर 11 देश हैं उन्हें अपने बजट में तकरीबन 15% स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवंटित करने की प्रतिबद्धता दी गई है कि आप अपने देश का जो भी बजट रखेंगे उसमें से 15% आपको अपने स्वास्थ्य के लिए रखना है। ये उन्हें एक तरीके से कंपलसरी कर दिया गया है। ये घोषणा पत्र जो है WHO की हाई बर्ड टू हाई इम्पैक्ट अप्रोच को अनुरूप करता है। चलिए आगे देख लेते हैं, इससे संबंधित प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है कि याओंडे जो घोषणा पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि यह मलेरिया से होने वाली मौतों को रोकने से संबंधित है, यानी कि जो मलेरिया से मौतें हो रही हैं उसको रोकने से संबंधित है। तो ये कथन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ये साइन ही इसलिए किया गया है कि हम उन मौतों को रोक सकें, क्योंकि यहाँ पर क्या कर दिया गया है, बजट में से 15% को स्वास्थ्य के लिए कर दिया गया है, अपना कंपलसरी कर दिया गया है कि इतना बजट आप अपने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कंपलसरी रखेंगे। अब दूसरा क्या है, इस पे अफ्रीका के 11 देशों ने साइन करे हैं। ये भी हमारा सही है, क्योंकि सभी देशों ने, अफ्रीका के सभी देशों ने साइन नहीं करा, सिर्फ 11 देशों ने करा है, क्योंकि यहाँ पर मलेरिया की वजह से सबसे ज़्यादा मौतें हो रही थी। तीसरा कथन कह रहा है कि यह WHO की हाई वर्ड टू हाई इम्पैक्ट अप्रोच के अनुरूप है। तो यह भी हमारा सही हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही कथन हमारे सही हैं। अपना अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक है हमारा सर्विकल कैंसर। इस कैंसर के बारे में आपने बहुत सी चीज़ें पढ़ ली होंगी, तो हम बहुत ही
संक्षिप्त में आपको बताते चलेंगे ताकि आपका एक रिवीजन होता चला जाए, क्योंकि ये बहुत टाइम से चर्चा में बना हुआ है। अब देखिए हाल ही में हुआ क्या है, पहले वैश्विक सर्विकल कैंसर उन्मूलन फोरम का कोलंबिया में आयोजन किया गया है। कहाँ पे आयोजन किया गया है? कोलंबिया में। ये चीज़ आप याद रखना कि इस कैंसर के उन्मूलन के लिए कोलंबिया में आयोजन किया गया है। क्यों? क्योंकि आपसे इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि सर्विकल कैंसर एक बहुत ही खतरनाक एक तरीके से बीमारी है जिसमें मौतें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, भारत में भी। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपको बता रहा है कि इसके प्रमुख बिंदुओं में कि इसका आयोजन कौन कौन करता है, तो WHO और जो हमारा वर्ल्ड बैंक है, यूनिसेफ, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और अन्य संस्थानों द्वारा मिलकर इसका आयोजन किया जाता है। इसका लक्ष्य क्या होता है? इसका लक्ष्य क्या होता है? जो हमारी सरकारें हैं और जो दानकर्ता हैं और जो भी हमारे नागरिक समाज हैं, उनको सर्विकल कैंसर उन्मूलन के बारे में उन्हें प्रतिबद्धता दिखाना और उन्हें एक साथ एक मंच पर लेके आना, उन्हें एकत्रित करना, उनका एक समूह बनाना, ये इसका लक्ष्य है। अब देखिए सर्विकल कैंसर के बारे में आपको बता दें कि सर्विकल कैंसर होता कहाँ है। तो जो हमारी फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स के गर्भाशय के नीचे एक भाग होता है जिसे कहा जाता है सर्विक्स, उसमें ये जो कैंसर है वो फैलता है। अब होता क्या है, जो सर्विक्स की कोशिकाएं होती हैं ये उनको प्रभावित करता है। कैंसर में आपको पता ही है कि कैंसर में होता क्या है, हमारी जो कोशिकाएं होती हैं वो अनियंत्रित तरीके से उनका विभाजन होने लगता है, तब हम उसे क्या कहते हैं, कैंसर का एक रूप कहते हैं। तो देख लेते हैं, इस फिगर के माध्यम से हम समझते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या है, ये हमारा यूट्रस है। यूट्रस के नीचे ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ वाला, इसे कहा जाता है सर्विक्स। यहाँ पर आपको क्लोज इमेज दिखाई गई है। ये जो सर्विक्स है, जब यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर सेल्स की अनियंत्रित ग्रोथ होने लगेगी, तो ये किस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके का आपको दिखने लगेगा। अब जब ये इस तरीके से हो जाएगा तो होगा क्या, इससे बहुत सी चीज़ें होंगी कि हमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगेगी, साथ ही साथ हम जब यूरिन पास करेंगे उस टाइम पे हमें पेन होगा, और जब हम किसी के साथ फिजिकली अटैच्ड होंगे उस टाइम पे भी यहाँ पेन होगा। अब देखो इसमें स्टार्टिंग जब हम नॉर्मल होते हैं, जब हमें सर्विकल कैंसर नहीं है, नॉर्मल जब होंगे तो हमारे सर्विक्स कुछ इस तरीके से हमें इमेज दिखाई देगी। जब सर्विकल कैंसर की स्टार्टिंग होगी, यानी कि जब हमारी सेल्स अनियंत्रित तरीके से बढ़ना शुरू होंगी, तब क्या होगा, यहाँ पर बहुत हल्का हल्का आपको यहाँ रेडनेस हल्की सी ये दिख रही है ना, ये बहुत हल्का हल्का होगा, फिर ये फैलता जाएगा और धीरे धीरे आपका ये बहुत ज़्यादा फैल जाएगा, और इस तरीके से आपको अगर क्लोज से इमेज देखें तो इस तरीके की इमेज आपको दिखने लगेगी। चलिए आगे देख लेते हैं कि भारत में स्तन कैंसर के बाद जो सर्विकल कैंसर है उसमें महिलाओं का दूसरा सबसे आम होने वाला कैंसर है। यानी कि अगर हम कैंसर की बात करें तो पहले नंबर पे भारत की महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होता है, यानी कि ब्रेस्ट कैंसर के आपको केसेस सबसे ज़्यादा मिलेंगे, और दूसरे नंबर पे उसके बाद किसके, सर्विकल कैंसर के केसेस मिलेंगे। भारत में लगभग 12 लाख से अधिक महिलाओं को, यानी कि एक आंकड़ा आपको बता दिया है कि 12 लाख से जो अधिक महिलाएं हैं उनको सर्विकल कैंसर है, और इससे कितनी मौतें हो चुकी हैं, तो 75,000 महिलाओं की मौत अभी तक हो चुकी है। अगर हम यहाँ पर देखें कि सर्विकल कैंसर के केसेस में भारत का कौन सा स्थान है पूरे विश्व में, तो भारत का 5वां स्थान है। पूरे विश्व में 5वें स्थान पर भारत है सर्विकल कैंसर के मामलों में। अब ये होता किन किन कारणों से है सर्विकल कैंसर, तो देखिए सबसे पहले जो हमारे गर्भाशय की कोशिकाएं हैं उनका अनियमित वृद्धि, जो मैंने आपको बताया, और जो हमारा HPV होता है यानी कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है, उसके कारण ये सबसे ज़्यादा होता है। यानी कि अगर 100 केसेस आ रहे हैं तो उन 100 में से 95 जो केसेस होंगे, 95% जो केसेस होंगे वो किसकी वजह से होंगे, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से होते हैं। अब देखो स्मोकिंग एक कारण लिखा है, क्यों, क्योंकि स्मोकिंग से क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी जो है वो डाउन हो जाती है, और जब हमारी इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी तो क्या होगा, ये वायरस हमें बहुत जल्दी अपनी चपेट में ले लेगा। तीसरा है कि हम अगर एक से ज़्यादा पार्टनर्स के साथ अगर फिजिकली अटैच्ड होते हैं तो भी हमें ये वायरस जल्दी पकड़ सकता है, हम इससे ग्रसित हो सकते हैं, किससे, सर्विकल कैंसर की वजह से। अब ये जो है एकदम से इसके हमें लक्षण नहीं नज़र आते सर्विकल कैंसर के, जब किसी को होगा तो उसे इसके लक्षण बिल्कुल नहीं नज़र आएंगे, लेकिन धीरे धीरे जब टाइम गुजरता जाएगा, यानी कि 5 से 10 साल बाद आपको इसके लक्षण दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं कि इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। तो रक्तस्राव होने लगेगा,
लंबे समय तक आपको मासिक धर्म आएंगे। जब आप यूरिन पास करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पेन होने लगेगा, थकान रहने लगेगी बॉडी में, वजन और भूख में कमी होने लगेगी, सुस्ती आने लगेगी बॉडी में, आपकी बैक में पेन होने लगेगा, बॉडी भी पेन करने लगेगी, साथ ही साथ आपके पैरों में सूजन और छाले जैसे आपको दिखाई देने लगेंगे। इसकी रोकथाम के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए? सबसे पहली बात तो हमें लोगों को जागरूक बनाना होगा। जो हमारी फीमेल्स हैं, फीमेल्स में इसके प्रति जागरूकता लानी होगी कि सर्विकल कैंसर होता क्या है, क्योंकि बहुत सी फीमेल्स को तो ये पता भी नहीं है कि सर्विकल कैंसर नाम की भी कोई बीमारी होती है। हमें उनमें जागरूकता बढ़ानी होगी। दूसरा क्या है कि जो हमारी परीक्षण होते हैं, परीक्षण कराने होंगे फीमेल्स के कि 30 से 35 साल की जो महिलाएं हैं उनका परीक्षण करना होगा। किससे? पैप परीक्षण करना चाहिए। साथ ही साथ सुरक्षित यौन संपर्क बनाना चाहिए और जो हमारा HPV वैक्सीन है उसका यूज़ करना चाहिए। धूम्रपान से दूर रहना चाहिए और जो भी ऐसे काम है जो हमारी इम्यूनिटी को वीक करते हैं, जैसे कुछ महिलाएं जो हैं शराब का सेवन करती हैं, तो उन्हें वहाँ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी वीक होती है और जब हमारी इम्यूनिटी ही वीक होगी तो हम किसी भी वायरस से, किसी भी बीमारी से नहीं इतनी आसानी से लड़ पाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के बारे में जान लेते हैं। ये जो वायरस है दुनिया भर में सबसे आम यौन संचारित संक्रमण वायरस है। ये अगर आप देखें तो अगर हमारे में से जितने भी लोग हैं सबको कभी ना कभी, मतलब सारी फीमेल्स को कभी ना कभी इस वायरस ने संक्रमित किया होगा। लेकिन सर्विकल कैंसर होता कब है? जब आप लगातार इस वायरस के संपर्क में आते हैं या बहुत स्ट्रांगली 2 से 3 बार आप इसके संपर्क में आते हैं, तो क्या होता है, आपको सर्विकल कैंसर होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये क्या है, अधिकांश जो लोग हैं उनमें कोई ना कोई लक्षण विकसित हुए बिना इसके संपर्क में ये आते हैं। अब महिलाओं में सर्विकल कैंसर का कारण ये बनता है क्या? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। इसकी जो वैक्सीन है, इसकी वैक्सीन मौजूद है और ये महिलाओं में जो सर्विकल कैंसर होता है उसके खतरे को काफ़ी हद तक कम कर देता है। और भारत में भी जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इसने 2023 में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के लिए एक वैक्सीन बनाई जिसका नाम क्या है? सर्वावैक, इस वैक्सीन का नाम है। ये लॉन्च की है, कब लॉन्च की है? तो 2023 में से लॉन्च किया गया है। ये क्या था, शॉर्ट में हमने बताने की कोशिश करी आपको पूरा सर्विकल कैंसर के बारे में। चलिए इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या कहता है? सर्विकल कैंसर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह महिलाओं के सर्विक्स की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। ये कथन हमारा सही हो जाएगा। दूसरा आपसे कह रहा है कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इसका एक प्रमुख कारण है। ये भी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर 100 केसेस आ रहे हैं तो 100 में से 95 केसेस किसके कारण होते हैं? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण होते हैं। यह भारत में महिलाओं का सबसे आम कैंसर है। यह भारत में महिलाओं में दूसरा सबसे आम कैंसर है। पहले नंबर पे कौन सा है? पहले नंबर पे हमारा ब्रेस्ट कैंसर। तो यहाँ आपसे क्या पूछा है? उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? पहला और दूसरा सही है, तीसरा हमारा गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हमारा आंसर हो जाएगा। आज हमने पूरा अपना जो फेब और मार्च का पूरा करंट अफेयर था वो आपको बताया। हम यहाँ पे आपको पिछले पूरे 1 साल का करंट अफेयर धीरे धीरे पूरा साइंस टेक का आपको बता चुके हैं। आई होप आपको इससे अपने जो UPSC का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी मदद मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।